जी अस्सलाम वालेकुम। आपका इस कमरे में आना, उस कमरे में आना मुबारक करे अल्लाह। आमीन। आपका क्लास की सर्च में ऊपर नीचे घूमना, ये छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं बस। कभी इधर, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। अच्छा भाई खामोश हो जाए प्लीज, सीए कराने दें। पेज 175, पेज 175, क्वेश्चन नंबर 5। ये चुनमुन चुनमुन करता रहेगा साथ वाला, आप अपना पढ़ें। क्वेश्चन 5, फॉलोइंग आर द, पेज नंबर 175, फॉलोइंग आर द समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सफावी, ये भी किसी खजूर का नाम है, एंड खुदरी, ये भी किसी खजूर का नाम है। एज ए 30 जून, साथ वाले को देख, एज ए 30 जून 2021। अच्छा, पीपी भाई उस क्लास से आवाजें आ रही हैं चुनमुन चुनमुन की। पीपी इंटेंजिबल एसेट्स, लो जी लुट मची हुई है। ये खुदरी है कोई, सफावी की बैलेंस शीट दी हुई है, खुदरी की बैलेंस शीट दी हुई है, और इन्वेस्टमेंट अंबरा में आ रही हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट से अंबारा, ठीक है जी, अंबार। पीपी इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और लायबिलिटीज। साथ वाले पे रोप डाल रहे हैं, उसको बता के वर्किंग 3 में जाएगी, वर्किंग 2 में जाएगी, चपेड़ मारे बंदा, बड़ा कमाल किया है, हाथ दो भी। चलें जी, जर्नल एंट्री कर दें, जो है 1 मिनट, जर्नल एंट्री कर दें। पॉइंट 1, एक मिनट, एक के बदले एक के बदले एक के बदले नहीं नहीं, एक के बदले एक लिखा हुआ है। ऑन यकम अक्टूबर 2020, अच्छा इस ऐसे सवाल में ना आपको पता है यकम अक्टूबर 2020 321 है ना, तो यकम अक्टूबर 2020। अल्लाह आपका भला करे। ऐसे सवाल में प्री निकालनी पड़ती है वर्किंग 6 के जरिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्री दे दिया है। ऐसे सवाल में प्री निकालनी पड़ती है वर्किंग 6 के जरिए, क्यों कि क्लोजिंग डेट है और ओपनिंग डेट नहीं है, मिड ऑफ ईयर खरीद है, तो ऐसे सवाल में प्री निकालनी पड़ती है। लेकिन वर्किंग 6 मेरे ख्याल से करने का डाटा नहीं है, इसलिए उसने प्री खुद ही दे दिया, तो प्री उसने दे दिया। तो ऑन यकम अक्टूबर एस एक्वायर्ड 80% शेयर होल्डिंग इन केएल थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन एसएल फॉर एवरी लिखा तो ऑब्वियसली बात है, फॉर एवरी ईच शेयर इन केएल। तो इसका मतलब है कि मुझे बता दें, एक मिनट, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितने, 1000 मिलियन मतलब 100 मिलियन शेयर्स, 100 मिलियन शेयर्स का 80%, अब 80 उधर से सऊदी किंग के आ रहे होंगे, और हमारे जिस तरह
तेजी से उसके आ रहे होंगे, उसी तेजी से हमारे भी जा रहे होंगे, एक के बदले एक। तो अब हम सब्सिडरी के 80 मिलियन शेयर बाय करेंगे और पेरेंट के 80 मिलियन शेयर नए इशू करेंगे। तो अब एंट्री बन जाएगी बच्चों वाली, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल भाईजान ज्यादा कंसोलिडेशन चढ़ी हुई है, तो थोड़ी सी आवाज ऐसा कर लें, मुझे भी बोलना, मैंने भी फीस देनी है। और वो दीवानों की तरह पेपर में 8 इंटू 15 लग रही है कि यही काम करने पूरे पेपर में, जाहिर बैलेंसिंग आ जानी है 1200। ये एंट्री जरा देख लें हुई भी है या नहीं हुई भी। शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, शेयर इशू किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा एक बात सुने, असल में वर्किंग वन में जो इन्वेस्टमेंट्स जानी है ना, वो इन्वेस्टमेंट्स सवाल में अवेलेबल बैलेंस शीट के मुंह पे नहीं है। इसका मतलब है शायद सब्सिडरी को हमने इतने में ही खरीदा है और कोई सऊदी किंग को हमने चीज नहीं दी। सऊदी किंग आया, हमने कहा थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, उसने कहा मुझे बस शेयर दे दो, तो बस शेयर के ऊपर हमारी डील हो गई है। ये जनरल एंट्री हम किताबों में कर देंगे और ये कहां चली जाएगी, वर्किंग नंबर 1 में। अच्छा जी, अच्छा ये पी के शेयर प्राइस क्यों दी होती है? पी के शेयर प्राइस इसलिए दी होती है कि ये वाली एंट्री करें, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और सब्सिडरी के शेयर प्राइस क्यों दी होती है? एनसीआई के फेयर वैल्यू निकालने के लिए। वो अगर एनसीआई उसने लिखा हुआ कहीं फेयर वैल्यू पे मेजर करने हैं एंड पे, तो हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर कर देंगे। ऑन द एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये जो हमारी सारी डिस्कशन हो रही है ना, ये पहले 10 लेक्चर्स हैं कंसोलिडेशन वाले, जब हमने P&L बनाना शुरू भी नहीं किया था, जब हम कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट किया करते थे। ये हमारे वो पुराने 10 लेक्चर में से सादा एडजस्टमेंट्स हैं। ये शायद जो काम वाली एडजस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज वर कैरिड एट 240, बीवी कितनी आ गई 240। फेयर वैल्यू जो भी इन्वेंट्री हो, डेटर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कंसोलिडेशन में उसकी एंट्री रिवोल्यूशन सरप्लस में करनी है। तो जब बता दें जी 240 और 340 का डिफरेंस, इन्वेंट्री डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कर लें जी एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अच्छा, हमने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, अच्छा वैसे मुझे दुकानदार के लिए इन्वेंट्री की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस होता क्या होगा दुकानदार के लिए? वो तो जीपी होता होगा। एक दुकानदार है, उसने ₹1,00,000 के मोबाइल खरीद के रख लिए और 1,30,000 के उसके बेचने हैं। अब किताबों में कितने के पड़े हैं? लाख के। बेचने कितने के हैं? 1,30,000 के। कमाना कितने? ये 30,000। आम दुकानदार इसको जीपी कहते हैं। हम कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इसको एक्विजिशन डेट पे इसका नाम रख लेते हैं सरप्लस। सरप्लस 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 बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस। दुकानदार कोई कहे यार मैंने 1 लाख का मोबाइल लिया है आईफोन और मैंने 1,30,000 का बेचना है, तो 1 लाख कैरिंग अमाउंट होगी उसकी और 1,30,000 उसकी फेयर वैल्यू होगी। अब एक्विजिशन डेट पे अगर हम किसी चीज को बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, तो वो गेन जो दुकानदार ने बेचने पे रिकॉर्ड करना था, हमने जिस दिन सौदे किंग जा रहा था उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया। किस नाम से? इन्वेंट्री डेबिट खुशी इन वर्किंग 1 क्रेडिट। और आपको पता है वर्किंग 1 में आरी पड़ी होती है शेयर कैपिटल के नीचे, आरी, उस आरी के नीचे जाके हम इसको डाल देते हैं, यानी खुशी बढ़ जाती है। अब ये एंट्री जब हमने कर ली, इसमें से 60% स्टॉक ईयर एंड नहीं, अनसोल्ड नहीं है, इसमें से 60% स्टॉक सब्सिडरी ने ईयर एंड पर बेच दिया।
भाईजान ये आउटसाइड वर्ल्ड को बेचा है, ये P2S वाला नहीं है कि उल्टाना है कुछ, ये इसने आउटसाइड वर्ल्ड को स्टॉक बेच दिया है। अब हुआ क्या, ये था सऊदी किंग, जब ये सऊदी किंग जा रहा था मुंह उधर करके सऊदीया की तरफ जा रहा था, तो इसके जाने पर हमने एक्विजिशन डेट के ऊपर 100 मिलियन का गेन रिकॉर्ड कर लिया। जब हमने 100 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया तो सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो पड़ा हुआ स्टॉक बेचना था, उसने सर में तो नहीं मारना था, पड़ा हुआ स्टॉक क्या करना था, तो सब्सिडरी ने वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा हुआ स्टॉक सऊदी किंग के जाने के बाद बेच दिया। तो हमने सब्सिडरी को कहा, सब्सिडरी पुत्र पुत्र, जो काम बाप तेरा कर चुका है अगर वो बेटा दोबारा करे तो बाप को कुछ नहीं कहना, बाप तो बाप है, बाप को कुछ नहीं कहना, बेटे को कहना है, बेटे जितना काम, पुत्र क्या क्या हुआ है, तूने क्या किया है, कहते 60% प्रॉफिट मैंने भी बुक कर लिया, 60% गुड्स का मतलब 60% प्रॉफिट, कहते 60% मैंने भी बुक कर लिया है, 60% ऑफ दीज वर सोल्ड by subsidiary to outside वर्ल्ड। हमें एतराज नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड पे बेचने पे, इस बात में हमें एतराज नहीं है, बाय आउटसाइड वर्ल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑब्वियसली एस बुक्ड 60% प्रॉफिट, एंड ऑब्वियसली एस बुक्ड 60% प्रॉफिट। जी पूछें। जितना उसने गुड्स बेची उसको तो 100% प्रॉफिट उसने बुक किया होगा, जितना प्रॉफिट टोटल था उसका तो 60% किया ना, मैंने माना जो गुड्स बेची हैं उसका सारा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन जिस स्टॉक को हमने मार्केट वैल्यू पे लेके गए हैं उसमें से इसने 60% बेचा, तो उसका 60% प्रॉफिट इसने बुक किया ना। तो आप बता दें हम 60% को, अब्दुल्ला को उधर भेज दो अपनी जगह पे भाई, अभी 5-7 मिनट ऊपर ही रहो आप शहरियार, और आप अब्दुल्ला को अपनी जगह भेजो दानिश। आप बता दें हम जो प्रॉफिट एक्विजिशन डेट पे सरप्लस में जा चुका है और बुक हो चुका है उसको हम अपने एतबार से रिवर्स करें वर्किंग वन में जाके, या सब्सिडरी को कहें तुम जीपी रिवर्स करो, तो बता दें कितना जीपी रिवर्स करेंगे। बाकी 40% जीपी कब रिवर्स होगा, अगले साल जब सब्सिडरी इंशाल्लाह बेचेगी बाकी 40% भी ओके। हम मिसाल के तौर पे 100 चीजें थी, 100 चीजों की खुशी हमने बुक कर ली 1-1 मिलियन, 100 में से 60 उसने बेच दी, तो 60 पे उसने भी प्रॉफिट बुक कर लिया। उन 60 का उल्टा दें, बेटे के किए हुए काम को उल्टाने या बाप के किए हुए काम को। जी अब रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करने की जरूरत नहीं, बना तो वही एंट्री उल्टी हो जाएगी। ये किसने प्रॉफिट बुक किया है, एसआरई डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से जी, पेरेंट से बिल्कुल नहीं आई ये चीज, पेरेंट से बिल्कुल नहीं आई। पेरेंट ने फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन वर्किंग वन में जाके इस सरप्लस को बुक कर लिया, वो बोला मैं रिवर्स करवाना चाहता हूं, वो इसने बुक कर लिया, लेकिन वो एक्विजिशन डेट वाला था, वो इसलिए रिवर्स नहीं हो सकता कि उसकी बेस पे गुडविल निकलनी है, तो इसलिए वर्किंग वन को नहीं अब आपने छेड़ना। इंस्टेड ऑफ छेडिंग वर्किंग वन की बजाय, अच्छा एक जरा नोट करें बात, एक होते हैं ये शेयर कैपिटल, सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें आपको पता है शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती हैं, और एक होता है एसआरई, क्लोजिंग आरई फर्ज करें 700 है, ऐसे ही फर्ज करें प्री 200 है, अगर 200 में कोई चेंज लानी है ना आपने, तो वो यहां लाएंगे सरप्लस के नाम से, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, तो वो 200 की चेंज आप यहां लाएंगे, बाद में ये क्या बचेगा, ये तो भाईजान 500 है। आज जरा फील करें एक चीज को, फील करें 700 माइनस 200, 500 ऐसा ही में पड़ा हुआ है, ये देर में है वर्किंग वन वर्किंग टू, 700 माइनस 200, 500 इधर पड़ा हुआ है, 200 इधर पड़ा हुआ है। बता दें जी हमारी सब्सिडरी का प्रॉफिट 700, हमारी सब्सिडरी का प्रॉफिट 700 या आरई 700 में से ये प्री और ये पोस्ट, ये
क्लोजिंग कैसे, क्लोजिंग और आरी लिखते हैं ना, तो कितने लोगों को आज जरा ये ज्यादा बेहतर समझ आया? 700 माइनस 200 पोस्ट, व्हाट इज क्लोजिंग? 700 में से 200 इधर ले गए, कितना बच गया? 500। तो असल में ये अकाउंट 500 शो कर रहा होता है ना, और ये 200। अब जिस दिन सऊदी किंग जा रहा था तो सऊदी किंग ने कहा यार ये इन्वेंट्री मेरे जाने के बाद तूने बेचनी है। हमने कहा हाँ बेचनी है। कहता तुम्हें फायदा आएगा। हमने कहा हाँ फायदा आएगा। कहते खरीदी तो मैंने भी है, खरीदी मैंने, फायदा तुम कमाओ, इसका फायदा मुझे दो। तो हम यहां लाके उसका फायदा बुक कर लेंगे। इन्वेंट्री डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज से क्रेडिट, और उसके जाने के बाद ये जो प्रॉफिट है हम खुद कमाएंगे अपनी मेहनत करके, दिन रात एक करके, ये प्रॉफिट हम खुद कमाएंगे उसके जाने के बाद। इस प्रॉफिट में हम दोबारा प्रॉफिट बुक करेंगे। वाई? क्योंकि हमने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IAS 2 में पढ़ा हुआ है, स्टॉक कॉस्ट पे पढ़ा रहता है, वो नहीं जाता आसमानों के ऊपर। तो हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक कॉस्ट पे पड़ा होगा, उसके जाने के बाद कितना बेचा 60, और कितना स्टिल पड़ा रह गया वो फिर कभी हम बेच देंगे। तो फिलहाल सऊदी किंग के जाने के बाद हमने कितने परसेंट पे प्रॉफिट बुक कर लिया? 60%। तो 60% वाला प्रॉफिट उल्टा दें। बहरहाल ये बात तो जितनी मर्जी फैला लें। तो किस पे 60? हमने तो रिकॉर्ड किया हुआ कर लिया ना, क्योंकि बाप ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, बाप का रिकॉर्ड करना काफी है। हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अर्न किया है, बस हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अर्निंग काफी है। मैं तो अब कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, तो कंसोलिडेशन पर्पस में किसी चीज का प्रॉफिट 2 दफा बुक होना चाहिए या 1 दफा? जो मर्जी कर ले वो, फिर हमने वर्किंग 1 में बुक कर लिया हुआ। ओके, स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन, क्लास के बाद मैं बैठ जाता हूँ, इस एडजस्टमेंट के ऊपर ऐसे लिख के ले आए। चलें आगे, चलें जी, हो गया, ये पोस्ट हो गया, चलें जी डन। तो असूल क्या बताया था? इजी मार्क्स पेपर में लेने हैं पहले। ये मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे ले लेंगे, इसमें मुझे खतरा नहीं है, क्योंकि ये बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है। ये मार्क्स सारे ले लेंगे। मसला किन मार्क्स का है? मसला इनका है जिसको उल्टाना है। उल्टाना कितना है? जितना। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये आपने नोट कर लिया? इट इज सोल्ड बाय एस टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली एस बुक्स बुक्ड इस 100 मिलियन का 60% इसने बुक कर लिया। ये जीपी परसेंटेज नहीं दी हुई, ये है 100 में से 60 चीजें उसने बेच दी हैं। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता तो क्या आप करते? 40% is still unsold on 30 जून 21। फिर क्या करते हैं? बिल्कुल इसके दरमियान में स्लैश डालने लगा। फिर भी यही करते, क्योंकि 40% बेचारी सब्सिडरी नहीं बेच सकी, तो कितना बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर तो मसले। उसी तरह सेम ये एडजस्टमेंट पेपर में येलो से भी चेक हो सकती है, और ये एडजस्टमेंट पेपर में स्काई ब्लू वाली अंग्रेजी से भी चेक हो सकती है। दोनों का जवाब विल बी सेम। नोट करें जी, 40% is still unsold on 30 June 21। It has same meaning। वो आपस की सेल होती है, ये आपस की सेल नहीं है। अबू बकर, आवाज आ रही है आपको? ये माइक तो लगा नहीं था। ओके, चलें जी।
सो द थिंग इज वेरी सिंपल। कोई चीज़ें पड़ी हुई थी सब्सिडरी के स्टॉक में, मैं आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें पड़ी थी सब्सिडरी के स्टॉक में, सऊदी किंग जा रहा था, सऊदी किंग ने कहा इन्हें बीवी से फेयर वैल्यू पे ले जाओ। हम बुक वैल्यू से कहाँ ले गए? फेयर वैल्यू पे। जब बीवी से फेयर वैल्यू के ऊपर ले गए तो एक्विजिशन डेट पे गेन रिकॉर्ड हो गया, पहली बात खत्म हो गई। जब सऊदी किंग चला गया तो सब्सिडरी की जो आदत थी अपनी चीज़ें बेचना बाहर की दुनिया को, वो उसने बेचनी शुरू कर दी। तो सब्सिडरी को हमने कहा यार वो प्रॉफिट हमने खुद बुक कर लिया हुआ है, तो तुम ऐसा करो ना बुक करो। सब्सिडरी ने कहा भी मैंने सारी तो बेची नहीं, बस मैंने कुछ उसमें से 100 में से कोई 50-60 तकरीबन, चलो 60 कर लो, 60 चीज़ें बेची हैं। हमने कहा यार उस पर ना प्रॉफिट उल्टा लो क्योंकि हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं। अगला पॉइंट पढ़ें जी। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ज़रूर है कि P&L के एंगल से इसको कैसे टेकअप करेंगे? P&L के एंगल से, P&L के एंगल से ना ये तो बैलेंस शीट टाइप एडजस्टमेंट है। ऐड 16, क्योंकि आपने प्रॉफिट उल्टाना है ना, ऐड 16 कॉस्ट ऑफ सेल एंड वर्किंग 5 में 60 रुपए को डेबिट साइड पे लिखेंगे। इट इज हाउ इट दिस एडजस्टमेंट विल बी डन इन द क्वेश्चन ऑफ P&L। प्रॉफिट उल्टाने का क्या तरीका है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर लो। क्या चीज? नहीं ये तो अदर इनकम है ही नहीं, ये तो जीपी टाइप चीजें हैं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल जीपी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल तो खत्म हुआ। इस सवाल में आगे कुछ भी नहीं है, बेजान सी एडजस्टमेंट्स हैं, पढ़ लें आप, आगे सारे इजी मार्क्स हैं। एक लैंड है जिसकी नील वैल्यू है एंड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन। किस डेट पे? लैंड एट एक्विजिशन डेट पे। द लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू KL। लैंड अनकंडीशनली KL को दी गई है, यानी हुकूमत ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कौन सा स्टैंडर्ड था? फ्री में दी गई है, IAS 20 इन 2018 व्हेन इट्स फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन। चलें जी, सबर, ये 2018 है, हमारा साल कौन से? अच्छा जी, एक्विजिशन डेट क्या है? 1 अक्टूबर 20। बीवी बताएं। बीवी 0 है। बीवी है? नहीं है। बीवी है? नहीं है। बीवी है? नहीं है। बीवी 0। आगे चलें। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कॉन्टिंजेंट एसेट। अच्छा जी, बोले फेयर वैल्यू या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? एसेट वर्चुअली सर्टन। अच्छा जी, अब आप बता दें जल्दी। 18 पे क्या होगा? 18 पे वो कह रहे नहीं, प्रोबेबल पॉसिबल। अच्छा बता दें 18 में कितनी है? 40। अच्छा जी, अब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अजीब सी लग रही है? 40 अजीब सा लग रहा है। असल में ना IFRS 3 और 10 कहता क्या है? किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? अच्छा, IAS 20 में कितनी ऑप्शंस थी? 2। क्या ऑप्शन थी? FIFO वेटेड एवरेज, चपेट मारे, FIFO वेटेड एवरेज थी IAS 20 में। जब कोई हुकूमत से ग्रांट मिले तो या उसको नॉमिनल अमाउंट पे बुक कर लो, या सिफर रुपए, या मुफ्त में मिली उसे 0 रुपए पे बुक कर लो, या फेयर वैल्यू पे कर लो। अगर उसने फेयर वैल्यू पे बुक किया होता तो 40, क्योंकि लैंड है ना, तो 40 वाली शायद 40 पे ही पड़ी होती, लेकिन उसने तो फेयर वैल्यू पे बुक ही नहीं किया। उसने किस पे रखा हुआ है? उसने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस पे रखा हुआ है? नहीं कॉस्ट पे रखा हुआ। सवाल चीख के बता रहा है, जो मैं आहिस्ता से बताऊंगा। लैंड वॉज कैरिड एट 0। ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नहीं, जैसे 0 पे पड़ा होता था, उस तरह की कोई चीज। लैंड वॉज कैरिड एट 0। मुझे तो, अगर आपको नहीं भी लग रहा, मुझे तो ये बीवी लग रही है। और बीवी कितनी है? 0। लैंड वॉज कैरिड एट 0
एंड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 50। अब 2018 में अगर उस वक्त हमने फेयर वैल्यू पे रखी होती तो वो फिर और बात थी, वो उस वक्त फिर 40 पे होती तो आज बीवी भी 40 होती, तो फिर शायद सरप्लस कुछ हो रहा था। फिलहाल फॉर द पर्पज ऑफ IFRS 3 एंड 10 हमने एक्विजिशन डेट पे क्या, सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा जाके एक एक चीज को देखना होता है और देख के ये जज करना होता है कि कौन सी चीज की क्या बुक वैल्यू है और क्या फेयर वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना होता है। तो ये बेसिक रूल है, पूरे स्टैंडर्ड के लिए याद रखिएगा। बीबी को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है एट एक्यूजीशन डेट। कितना डिफरेंस आ गया? 50। अच्छा, अब जो लोग गलत डिफरेंस निकाल के आए होंगे वो पेपर में निकाल के आएंगे 10 रुपए, लेकिन उनको एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट करने की दानिश एंट्री के नंबर मिल गए होंगे, उनको वो वाली एंट्री के नंबर मिल गए होंगे। कौन से नंबर उनके मिस हुए होंगे? अमाउंट के मिस हुए होंगे। तो ये जो ऐसी एडजस्टमेंट आती है ना पेपर में कभी, ये जो पिछली से पिछली दफा और ये वो मैं उनको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आपके साथ जो आनी है वो तो अगली दफा वालों को बताऊंगा। आपके भी सवाल में जो 5-7 एडजस्टमेंट आएंगी ना, उसमें 1-2 में आपको तुक्के ही मारने पड़ेंगे, लेकिन मारिएगा जरूर कुछ ना कुछ तुक्का, ठीक है। अब बता दें सादा सी एंट्री, लैंड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन, क्योंकि सऊदी किंग यही कहेगा ना मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने 50 की लैंड बेच लेनी और सारा फायदा खुद उठाना है। तो जब सरप्लस वर्किंग वन में आ जाएगा तो वर्किंग वन में इक्विटी में जान पैदा होगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट की प्राइस वो ज्यादा डिमांड करेगा। जी मेरा भाई, कोई मसला नहीं, थोड़ी ऊंची कर लेंगे बच्चे, हाजिरों में, घरों में जाके ऊंची नहीं करूंगा। अच्छा जी, आगे यार बेजान सी एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा चलें, आज मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, सादा सादा एडजस्टमेंट्स हैं। मैं आपका टेस्ट लेता हूँ कि आपके दिमाग की सोच कहीं और है या यहाँ है। यकम जनवरी 21 को एसएल ने बेचा है सॉफ्टवेयर केएल को, सब्सिडरी ने पेरेंट को, देख लेने दे पुट्ठा ही ना हो जाए। यस, पेरेंट ने सब्सिडरी को, पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है फॉर 120 मिलियन, इट्स कैरिंग वैल्यू इज 90 एंड इट्स रिमेनिंग लाइफ इज 3 years। चल सोच लें कुछ, सोच लिया, सब कुछ सोच लिया। चलिए अब मैं ज़बानी बताऊंगा। S2P P2S, पहली बात खत्म। व्हाट इज गेन? 30 को उल्टाएंगे या 30 माइनस डेप्रिसिएशन? वेल डन, 30 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने महीने की? 6 महीने की। ये कितने लोगों ने सोचा था? डेप्रिसिएशन 6 महीने की। उधर शर्मा रहे हैं लोग हाथ खड़ा करते हुए, मुंह नीचे कर लें अगर शर्मा रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितने महीने की? तो गेन माइनस 6 महीने की डेप्रिसिएशन। नेट गेन को उल्टाने की एंट्री बता दें। CRE डेबिट और PP मुफ्त के नंबर लगाए हुए, पता नहीं। वैसे अजीब है कि मैं हैरान होता हूँ कभी आधे नंबरों पे पास कर देता है। चल इनटेंजिबल कर ले यार, हाथ धोगी तू। चलें आगे। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट 30 ना यार, ये जो बोल रहे ना इसको फिर मैं बुलवाऊंगा। एट 30 June 2021 इंडिकेटेड दैट गुडविल वाज इम्पेयर्ड बाय 60 मिलियन। SRE डेबिट गुडविल क्रेडिट, क्योंकि NCI किस पे है? फेयर वैल्यू पे। इसे कहते हैं हलवे में बादाम गिरी। On 1 July 2020, SL acquired 3 million shares of Ambara Limited, 3 million shares, representing 25% शेयर होल्डिंग। क्योंकि एसोसिएट बन गया ये हमारा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वर्किंग 7 खोलें जी। इन्वेस्टमेंट इन बबलो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कॉस्ट 3 million शेयर्स। असल में होता ये है ना कि इसको हमने पैसे देके खरीदा होगा, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री कर ली हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई जी? 540। अच्छा यार आप फॉर्मेट देख लें, पहले फॉर्मेट देख लें मोहतरम। हमें
पोस्ट, हमें पोस्ट आरी चाहिए। पोस्ट आरी होती है क्लोजिंग माइनस प्री, लेकिन अगर क्लोजिंग माइनस प्री ना भी मिली तो हम प्रॉफिट से भी देख लेंगे। पोस्ट होता है बस खरीदने और ईयर एंड के दरमियान वक्फा। और इसके साथ हमें सारे जरा गौर से सुन लें, इसके साथ हमें ना पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस भी चाहिए होता है। क्लोजिंग माइनस प्री, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक बार याद रखिएगा, इन फिगर्स पे हमेशा परसेंटेज लगा दीजिएगा, बाद में परसेंटेज लगा दीजिएगा। अच्छा, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता पेपर में जनरल रिजर्व्स भी आ गए तो पोस्ट जनरल रिजर्व यानी क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा, वर्किंग 7 आपने हमेशा ना इस एंगल से सोचनी है कि अगर 6 साल से हमने खरीदा हुआ इसको तो क्लोजिंग माइनस प्री 6 साल की, अगर 6 साल से खरीदा हुआ इसको क्लोजिंग माइनस प्री 6 साल की पोस्ट आ जाएगी। कई दफा ऐसा होता है पेपर में कि क्लोजिंग माइनस प्री का डेटा नहीं देता। आज एक बात करने लगा हूं, फिर उसमें ना अपने एसोसिएट को खरीदा करंट ईयर में होगा, फिर उस सवाल में ना करंट ईयर में खरीदा होगा, क्योंकि फिर करंट ईयर के पैट से ही हम खेल सकते हैं। हम सिर्फ देखेंगे करंट ईयर के पैट में हमारा कितना हिस्सा है, करंट ईयर के पैट में हमारा कितना हिस्सा है। या तो 6 साल पुरानी प्री दे, दोनों 6 साल पुरानी, और आज की क्लोजिंग दे, फिर तो अल्लाह का शुक्र है हम पोस्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर सवाल में क्लोजिंग और प्री नहीं दे रहा तो फिर पेपर में देखिएगा वो सवाल होगा ना, उसमें इसी साल खरीदा होगा या इस साल के कहीं मिड में खरीदा होगा, क्योंकि फिर हम पुराने प्रॉफिट्स कहां से लाएंगे, क्लोजिंग माइनस प्री तो हमें पता ही नहीं, तो फिर इस साल के प्रॉफिट से गुजारा चलाएंगे। डन, ओके। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि जब यहां पैट आता है तो मैंने बताया था यहां माइनस डिविडेंड करना होता है, वो अलग बात है, वो बात अपनी जगह है। मैं बताता हूं, देखो आप ऑन द डेट, एक्विजिशन डेट बता दें, साल का पहला दिन। ऑन दैट डेट एल्स रिटेन्ड अर्निंग एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वर 2400 एंड 172 रिस्पेक्टिवली। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू दे रहे हैं, कहीं नहीं यूज होती। वर्किंग 7 का फॉर्मेट आपको पता है ना, बस एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू तो कहीं यूज नहीं होती। अब ऑब्वियसली आई कैप अगर पंगे लेने पे आ रहा है तो उसको पता है कंसोलिडेशन इतनी आसान है कि अब इसमें मैं क्या डालूं, जो एडजस्टमेंट्स घिसी पिटी हैं वही डालनी है ना उठा के इसने, तो आज आके हर सवाल में वही एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। अब इक्का दुक्का कोई ना कोई चीज दे दिया करेगा ऐसी जिसको हमने इग्नोर करेंगे, तो एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू तो कहीं नहीं होती, तो इसको काटें। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने 3 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई किया है 172 से। ये क्या है, ऑन द एएल रिटेन्ड अर्निंग एंड एएल्स फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज रुपीज 172, तो 3 मिलियन को जरा 172 में से मल्टीप्लाई करो, 516। तो ये कह रहे हैं हमने 516 में शायद अंबरा को खरीदा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब सवाल का मुंह बता रहे कि आपने 540 में अंबरा को खरीदा है तो आपने इतने में ही खरीदा है। और मैंने आपको कई दफा बताया था कि शेयर जरूरी नहीं आपको फेयर वैल्यू के ऊपर बाजार में मिले। अगर आपने किसी कंपनी के एकदम 25% शेयर खरीदने हो तो फिर आप किसी एक ही बंदे को पकड़ते हैं, वो शेयर होल्डर ज्यादा के पास आप जाके नहीं ले सकते। किसी एक बंदे को आप पकड़ते हैं और पकड़ के उसे कहते हैं यार ये शेयर मुझे दे दे, तो वो फिर महंगे भी मिल जाते हैं। तो ये जबरदस्ती कोई चीजें टैली करने की कोशिश नहीं करनी। ओके, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के कॉन्टेक्स्ट में और हर कॉन्टेक्स्ट में जब भी आपको वो फेयर वैल्यू दे दे, अगर ये लफ्ज लिखा होता ना ऑन 1 जुलाई एसएल एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ अंबरा एट ₹172 ईच, अब समझ आ गई बात। फिर हम कितने के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते, और फिर शायद इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ एट अंबरा ना लिखा होता, इन इन्वेस्टमेंट के साथ खाली इन्वेस्टमेंट का लफ्ज लिखा होता, फिर वो सवाल की थीम शायद डिफरेंट होती। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, क्लोजिंग आरी गिवन है, कितनी है, नहीं गिवन। कौन सी आरी गिवन है, एट एक्विजिशन डेट, लेकिन मुझे लग रहा है ये साल के पहले दिन की भी है, साल के पहले दिन की भी यही है और प्री भी यही है। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग द ईयर AL रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 280 मिलियन। AL ने नेट लॉस शो किया 280 का। आपकी मर्जी है, वर्किंग 6 करनी है कर लें, नहीं करनी ना करें, इट्स अप टू यू। आपकी मर्जी है, वर्किंग 6 करनी है कर लें, नहीं करनी ना करें। मुझे बता दें वर्किंग 6 में ये ओपनिंग आ रही है जो क्लोजिंग आ रही है? ओपनिंग आ रही है। अब अगर वर्किंग 6 में ये ओपनिंग आ रही है तो पेपर में अगर कोई इस तरफ निकल जाए कि मैं तो वर्किंग 6 खोलेगा, PSA सिर्फ ए का डेटा है, ओपनिंग आ रही 2400 और ना दरमियान में कभी सरप्लस ना डालना, क्लोजिंग आ रही, रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग चीज होती है, इधर सिर्फ पैट और डिविडेंड आता है। आ रही के दरमियान में क्या आता है? सिर्फ पैट और डिविडेंड। जी क्लोजिंग आ रही नहीं गिवन। जी लॉस है प्रॉफिट है कितना? 280 2120। आपकी मर्जी है। अब अल्लाह का शुक्र है हमने खरीदा भी साल के पहले दिन है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या क्लोजिंग माइनस प्री है सेम मीनिंग। क्लोजिंग माइनस प्री करके परसेंटेज लगा दें, क्लोजिंग माइनस प्री करेंगे तो भी नेगेटिव 280 आ जाएगा, क्लोजिंग माइनस प्री कर लें तो भी यही आ रहा है, या डायरेक्ट लॉस को उठा के परसेंटेज लगा दें। लॉस क्यों? ये लॉस फॉर द ईयर है और मुझे खरीदे हुए 12 महीने हो गए हैं, तो या मैं लॉस को उठा लूं, ये 12 महीने का लॉस पोस्ट लॉस है। ऐसा ही है ना, लॉस फॉर द ईयर होता है और हमने खरीदा साल के पहले दिन है, ये पोस्ट लॉस है या क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा फड्डा पता है कब होता? अच्छा सवाल तब बनता जब हमने इसको कई 1 अक्टूबर को खरीदा होता, फिर हम क्या करते? फिर आपको पता है वो पुराने तरीके से हम प्री निकाल लेते और क्लोजिंग माइनस प्री करके फिर हम चलते, क्लोजिंग माइनस प्री करके चलते। अभी हमें क्लोजिंग माइनस प्री करके चलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्लोजिंग माइनस प्री भी कर सकते हैं, लॉस पे भी लगा सकते हैं। क्लोजिंग माइनस प्री करें नेगेटिव 280 या डायरेक्ट, लेकिन इस पे परसेंटेज साथ साथ लगाते रहना, परसेंटेज साथ साथ लगाते रहना जी, 1 बाय 1 जी जी। अगर चलें कोई मसला नहीं यार, क्या जल्दी है हमें? यकम बोले वाले साल का पहला दिन, यकम 7 और 30 जून 21, 2400 नेगेटिव 280 2120। अगर हमने इसे यकम अक्टूबर को खरीदा होता, कैलकुलेटर पकड़े, प्री बताएं ना ऐसे तो ना करें, प्री बताएं, प्री किसी माई के लाल को पता है प्री होती है ब्रॉड डाउन जमा 3 मंथ्स, ब्रॉड डाउन जमा 3 मंथ्स, ब्रॉड डाउन जमा नेगेटिव 280 इंटू 3 बाय 12, 233। इस तरह भाईजान फिर प्री निकल आती, तो प्लस नेगेटिव 280 मैंने लिखा है, आप प्लस माइनस 280 करके इसको माइनस कर दो, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी आप कंफर्टेबल। मैं तो वो प्लस इसलिए लिखा है कि इधर मैंने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। और आराम है, प्री निकल आई तो इस तरह प्री निकल आएगी, क्लोजिंग माइनस प्री, इस तरह कर लो, इट्स अप टू यू। चलें जी, अब क्या करूं भाईजान? क्लोजिंग माइनस प्री करूं या क्लोजिंग माइनस प्री किए बगैर? पोस्ट का मतलब है 12 महीने के प्रॉफिट, पोस्ट का क्या मतलब है? 12 महीने का प्रॉफिट है, 12 महीने का लॉस है। लॉस कितने? इंटू 25%, क्या आया? 70। मेरे ख्याल से दूसरी साइड पे लिख लें, इट सीम्स मोर गुड। लॉस है या गेन है? नोट कर लें, पेपर में भी इसी तरह काट देंगे, कोई मसला नहीं, हम बड़ा पहले नीट कर रहे होते हैं।
नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा होता, जो भी मैं बात कर रहा होता ना, आपकी नहीं कर रहा होता। जी भाईजान, आगे चलें। क्या हमारा एसोसिएट के अर्निंग्स में ही हिस्सा होगा या उसके सरप्लस में भी हिस्सा होगा? उसके सरप्लस में भी हिस्सा होगा। चलें, मुझे बताएं, सरप्लस फॉर द ईयर कितने हैं? फॉर द ईयर ओसीआई में, फॉर द ईयर 60, फॉर द ईयर 60। चलें जी, अब अगर आपने तंग किया तो फिर तंग हो। रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग, अगर आप कहते हैं ये भी करें पी एस और ए का, वर्किंग 6.1 लो, वर्किंग 6.1, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला कॉलम या रिटेन्ड अर्निंग वाला कॉलम? सरप्लस वाला कॉलम, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग सवाल में गिवन नहीं है, क्लोजिंग सवाल में गिवन नहीं है। इस साल कितना आया है? 60, तो क्लोजिंग भी। तो किसी को अगर इस तरह करना है तो इस तरह कर ले, लंबा चौड़ा काम। ये मैंने वर्किंग 6 की है या वर्किंग 6 टाइप की है? अच्छा, मुझे कोई क्लोजिंग आरी गिवन थी? क्लोजिंग आरी चुपेड़ मारूं, ये क्या गिवन था? अच्छा, ओपनिंग थी, वापस ले ली, वापस ले ली। क्लोजिंग आरी गिवन थी, ओपनिंग आरी? अच्छा, और ओपनिंग आरी भी गिवन थी, लॉस भी गिवन था, क्लोजिंग आरी मैंने खुद निकाल ली। और इधर क्या, सिर्फ क्या गिवन है? फॉर द ईयर। अब क्लोजिंग माइनस प्री के चक्कर में पढ़ूं या खाली पोस्ट से ही खेल लूं? खेलना तो आता है, मैं पोस्ट से खेल लें। 60 इंटू 25%। तो बैलेंस शीट में ना फॉर द ईयर चीजें जानी नहीं होती, लेकिन इस सवाल में पता है क्यों जा रही हैं फॉर द ईयर चीजें? क्योंकि साल के पहले दिन खरीदा है। तो क्लोजिंग माइनस प्री हमारे किसके बराबर आ रहे हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर के। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलें जी, बताएं टाइम 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 क्या करूं यार? वो आपने 70 पे परसेंटेज लगवा दी थी ना? हाँ, 25% लगा दी थी जी। ये तो खुशी आ रही है, माइनस नहीं, 60 इंटू 15, डन। चलें जी, ऑन यकम जुलाई एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीन टू एएल एट अ गेन ऑफ 100%। 100% ऑन व्हाट? ऑन बुक वैल्यू। नहीं, फिक्स्ड एसेट में कॉस्ट ना बोला करें ना, 100% ऑन बुक वैल्यू। डन। अच्छा जी, अब जरा डिस्पोजल का टी काउंट बनाएंगे, उसके बाद गेन निकालेंगे, गेन में से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो नेट गेन आएगा उससे एंट्री करनी है या उस पे पीस शेयर लगाना है? क्योंकि ये किस से किसकी तरफ एडजस्टमेंट है? P2A। और अगले सफे पे इंपेयरमेंट आ रही है किसकी? इन एसोसिएट्स की। कितने रुपए? 1 मिनट, 130। ये कहां आनी है? जल्दी जल्दी जल्दी। कितनी? ये सवाल आधा हो जाना था यार, मेरे तो ख्याल से आधे से ज्यादा होना चाहिए था। ये तो अगर आप लोगों ने रिवीजन भी करके जाना था ना सारे टॉपिक्स के आखिरी दिनों में, तो मेरे ख्याल से तो ये 80-90% देने वाला मार्क्स था सवाल। बहुत आसान गलती से सवाल आ गया ये पिछले से पिछले अटेम्प्ट में। ओके जी, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं 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 नहीं, अगर सवाल बता दे तो लेंगे, वरना नहीं। नहीं हो रहा होगा ट्रांसफर, हो गया तो बताएगा। ओके, किसमें? अगर P&L मांगा होगा, बिल्कुल, अगर P&L मांगा होगा। आप ये सारी जो मैं एडजस्टमेंट्स करा रहा था, आप इनको बैलेंस शीट के एंगल से सोच रहे थे ना सिर्फ, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल है। अगर P&L के एंगल से सोचनी होती तो फिर हम वर्किंग 5.1 करते, लेकिन वो P&L के सवाल में सोचेंगे, तो इसको वर्किंग 7 के तरीके से लेके चलेंगे। डन। आपकी जो सवाल है ना, मुझे काम करने पे मजबूर कर रहे हैं, शायद वो मैं काम करूं। अच्छा जी, वर्किंग 2 करूंगा तो बताऊंगा सबको क्या काम है। पेज 171, पेज 171, क्वेश्चन नंबर 2। ये जी एक और बेजान सा सवाल है।
क्वेश्चन 2, पेज नंबर 171। फॉलोइंग आर द समराइज्ड, अगर आप खामोश होंगे ना तो शायद 35-40 मिनट में यानी टाइम फारग हो जाएंगे हम। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पिस्ताशियो लिमिटेड, मिंट मार्गरीटा लिमिटेड एंड, इसमें जे साइलेंट होते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, एलापिन एज ऑन 31 दिसंबर 2019, पेरेंट सब्सिडरी, मुझे क्या पता, पहले देखने तो दें किसने कितने किसके शेयर खरीदे, पेपर के अंदर पता चले ये पेरेंट निकल आए, ओ तरीक है, ओ ये पेरेंट्स ही, बाप तुम आखिर में पहुंचे हुए थे, बाप तुम्हारा तो लेवल होता था। तो इन्वेस्टमेंट इन एमएल, इन्वेस्टमेंट इन जेएल, चल ये साबित हो गया कि ये बाप है। इन्वेंटोरी, डेटर, कैश, यार ये फिगरों के भी नंबर होते हैं पेपर में, ये सही मजे हैं, आई गए लिट में चाहिए हुई है। ये तो एसोसिएट है ना हमारी, अभी पता नहीं चला वैसे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम रिटर्न, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, छोड़ें, बैलेंस शीट ना आइएगा, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलें सर। ये 31 दिसंबर 19 है, हमें खुद ही खेलने दें, और ये 1 जनवरी 19 है। एसोसिएट को कब खरीदा है भाई, उस क्लास में चुप रहे, कोई चुप कराने वाला नहीं है, उस क्लास में चुप रहे। 1 जनवरी 19, साल के पहले दिन खरीदा एसोसिएट को, और सब्सिडरी को 1 अप्रैल 19 को। वर्किंग 6 में जान मार के प्री निकालनी पड़ेगी, अगर प्री ना दी हुई, प्री दे दी हुई है। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, तो प्री दी हुई है, तो जान ना मारते रहिएगा, पता चले जान मारते रहे पूरा दिन, तो जान मारने की जरूरत नहीं, प्री दी हुई है। ओके, वापस आ जाएं, तो ये एसोसिएट है और ये क्या है, सब्सिडरी। कैसे पता चला चाचू, ये फॉलोइंग कंसिडरेशन, अच्छा कुछ बच्चों को ना ये पता नहीं चलता कि ये वाला पेज पेपर में आ गया है, देखते रहे निकल आएगा वो पेज। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि पेपर में ये वाला पेज आ गया है, पेज नंबर 27। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना 2-3-4 साल बाद, शेयर्स टू बी इशूड, थोड़े से शेयर ले लेना, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो और पैसे दे दूंगा, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़ी सी लैंड ले लो, और थोड़ी सी मेरी जान ले लो। अब भी अगर तुम्हें सब्सिडरी नहीं बेचनी तो सऊदी किंग आप जाएं, अल्लाह आपको बांग्लादेश ले जाए। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हो रही हैं, तो ये ना कंसिडरेशन का एक लफ्ज बड़ा मेन है, या कई दफा ऐसा लिखा होगा, परचेज प्राइस कंप्राइजेज, पेमेंट मेड टू ओल्ड ओनर कंप्राइजेज, द परचेज कंसिडरेशन इज मेड अप ऑफ, इस किस्म के लफ्ज लिखे होंगे, यानी एक फीलिंग आ रही होगी कि आप किसी चीज को बाय कर रहे हैं, सब्सिडरी को क्या कर रहे हैं, वहां से पता चला करेगा ये एडजस्टमेंट है। चांद बैठे हुए हैं सारे। पॉइंट 2, द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। शुक्र है, कितना अच्छा एग्जामिनर है, अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुई। रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एस, किससे, फ्रॉम सऊदी किंग। ट्रांसफर ऑफ पेरेंट लैंड, वैसे बताएं लैंड बेचने की एंट्री क्या होती है, वैसे लैंड बेचने की एंट्री कैश डेबिट, लैंड क्रेडिट, गेन लॉस क्रेडिट, ये वो तो इंट्रो में FR1 में एंट्री पढ़ाई जाती है, इंट्रो ना ही बोला करें, पता नहीं पढ़ी हुई है नहीं। अच्छा, तो ये वो एंट्री है, और लैंड आपको पता है कॉस्ट पे पड़ी होती है, ये बुक वैल्यू पे,
और पैसे जो बेच के आते हैं वो फेयर वैल्यू पे होते हैं। असल में ना ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हो रही है। ये वाली एसेट्स ऑफ पी इज गिवन टू सऊदी एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हो रही है। पेरेंट ने अपने एसेट किसको दे दिए? सऊदी किंग को दे दिए। लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 88 एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 108। किताबों में कितने की है फेयर वैल्यू? इसकी जगह कैश आ रहा है या सब्सिडरी के शेयर्स आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट डेबिट करूं या शेयर्स डेबिट करूं? इन्वेस्टमेंट, और ये वर्किंग वन में चली जाएगी। और पी एंड एल बैलेंसिंग कितना? अच्छा, आप बता दें ये लैंड बेच के गेन आया है? बिल्कुल। और लैंड बेच के गेन आता था, साथ पैसे मिल जाते थे। अब लैंड बेच के गेन आ रहा है, साथ पैसे मिल रहे हैं या सब्सिडरी के शेयर्स मिल रहे हैं? सब्सिडरी के शेयर्स मिल रहे हैं। बैलेंस शीट में इसे एसेट्स में से निकाल देंगे। इट इज स्टिल अनरिकॉर्डेड। ये ना सीआरई में खुशी डालनी है, और अगर पीएनएल का सवाल आ गया तो अदर इनकम में डालना है आपने। ये जरा याद रख लें, पीएनएल में खुशी डालनी है अदर इनकम के नाम से। ये किसको खुशी है? पेरेंट को। क्या हुआ? उसकी चीज महंगी बिकी अल्हम्दुलिल्लाह। 80 वाली चीज 188 वाली चीज 108 की बिक गई, इससे और क्या चाहिए हमें ज्यादा? तो ये खुशी डालनी है आपने। कहां डालनी है खुशी? बोलें। अदर इनकम में। कहां पे? जब किसका सवाल आएगा? जब सवाल आएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, तो वहां आपने अदर इनकम में डालना है इसको। लेकिन अगर उसका सवाल नहीं आया, खाली बैलेंस शीट का सवाल आया, तो फिर सीआरई में ये खुशी डालनी है। और 108 रुपए वर्किंग वन में ले जाने हैं या वर्किंग 1.1 में? ये डिपेंड करता है कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की कोई कॉस्ट अवेलेबल है या नहीं। तो ऑलरेडी जरा नजर मार लें, इन्वेस्टमेंट्स की कोई कॉस्ट आ रही है? तो मेरे ख्याल से अगर मैं इधर 180 जमा कर दूं तो भी आप मुझे कुछ कहें ना। ये वर्किंग 1.1 बन रही है अब। तो इन्वेस्टमेंट इन एमएल डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एमएल डेबिट 108 एंड लैंड क्रेडिट कितने से? -88 और प्लस सीआरई, वर्किंग 3 में जाके आपने ऐड कर देना। ये एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, ये दूसरे अच्छा ठीक है, करता हूं। दूसरा बुलेट मैं बाद में पढ़ता हूं। दूसरा बुलेट मैंने एंड के लिए रखा हुआ है क्लास में, इंशाल्लाह वो एंड पे आपको पढ़ाऊंगा। पॉइंट 3, ये पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई है और सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू दी हुई है। इसका क्या करना है? चार्ट डालना है दोनों का। भाई पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, शेयर ले ही दे ही नहीं रहे हम। इसलिए एनसीआई एंड पे जाके देख लें किस पे है, तो इसलिए सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू को गले लगाएंगे। यार बच्चों वाली एडजस्टमेंट्स दे रहे हैं। सब्सिडरी का है ये, किस किस की है? एमएल और जेएल कौन है? अच्छा, ये सब्सिडरी की है और ये एसोसिएट की है। इसको गले लगाएंगे, और एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू आपने कुछ नहीं करनी, पिछले सवाल में भी दी हुई थी, इग्नोर। एसोसिएट की शेयर, हाँ अगर लिखा होता कि वी बॉट द शेयर एट 16 पर शेयर, वो फिर और बात होती। खुदा के लिए ये एंट्री कर दें। पॉइंट 4, वरना मैंने अपना सर आपके सर में मारना है। खुदा के लिए एंट्री कर दें। 2 एंट्रीज बनेगी, जल्दी से कर दें। हो गई जी, वेल डन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन
ML कैरिंग वैल्यू ऑफ ML एट द रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ML, जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा, द कैरिंग वैल्यू ऑफ ML नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री विच वाज कैरिड एट एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 180। एंट्री बताएं भाईजान। एक्विजिशन डेट वाली सारी चीजें वर्किंग वन में जाती हैं। सरप्लस इन वर्किंग 50, 20% ऑफ दिस इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड, तो कितनी बेच दी? 80% पर 80% पर जीपी रिकॉर्ड हो गया, लिखें 80% पर जीपी रिकॉर्ड हो गया। वही एडजस्टमेंट जो भी किया है, इस पे 25 मिनट लग गए थे। 80% पर जीपी रिकॉर्ड हो गया है, 50 का 80% लेना बस 40। जीपी उल्टाना है या रिकॉर्ड करना है? उल्टाना है। वो चीज जो बाप रिकॉर्ड कर चुके हैं एक्विजिशन डेट पर, वो फिर बेटे को दोबारा रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। जीपी डेबिट या एसआरई डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 50 इंटू 80%। असल में पिछले सवाल में ना दिया हुआ था कि इतनी उसने बेच दी है, इस सवाल में लिखा हुआ है कि इतनी पड़ी भी है। तो जितनी पड़ी है तो बाकी किधर गई? जमीन निगल गई, आसमान ले गया, किधर गई? बेच दी। जेकम जुलाई को एमएल ने मशीन बेची है, मैं नहीं पढ़ा रहा। VII जेएल कौन है? एसोसिएट ने डिविडेंड पे किया, अंडरलाइन कर लें पेड को। यार पेड को बैलेंस शीट में क्या करते हैं? वो क्वेश्चन 12 कंसोलिडेट उसकी तरह सोचें। पे तो सबने सब कुछ कर लिया हुआ है, पेड को तो पेपर में इग्नोर करते हैं, लेकिन इसने अदर इनकम में डाल दिया है पी ने। इसको आप लेस करेंगे जब P&L का सवाल कर रहे होंगे। कभी भी आपने बैलेंस शीट के सवाल में पेड के सिनेरियो को कुछ नहीं करना। याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कंसोलिडेशन वाला, जिसमें 5 सिनेरियोस किए थे, उसमें 5वें सिनेरियोस में क्या कंक्लूड किया था कि अगर सब्सिडरी पेड कर दे तो भी पूरे सवाल में इग्नोर कर दें डिविडेंड, और अगर एसोसिएट पेड कर दे तो भी इग्नोर कर दें बैलेंस शीट के एंगल से। लेकिन अगर P&L का सवाल होता, अच्छा अब आप लिख लें, अगर P&L का सवाल होता तो इतने रुपए अदर इनकम से माइनस करते। अगर P&L का सवाल होता तो इतने रुपए अदर इनकम में से माइनस करते। इतने रुपए फिलिंग द ब्लैंक्स है। अगर P&L का सवाल होता तो इतने रुपए अदर इनकम में से माइनस करते। कितने रुपए? शेयर कैपिटल कितने? 400। 400 का 10%। एक मिनट यार, एक मिनट। 400 का 10% किसने बांटा है? एसोसिएट ने। अगर आपने 400 कैपिटल पकड़ा है, वो तो सबका कैपिटल है, हमारा उसमें सिर्फ कितना है? तो ये तो सबका डिविडेंड है ना। मुझे सबका डिविडेंड चाहिए या मैंने अपना हिस्सा डाला होगा? वो जो हम सफ़े पकड़ते थे क्लास में और सफ़े पकड़ के फाड़ते थे, ठीक है, तो एसोसिएट का जो पूरा डिविडेंड है सब शेयर होल्डर्स के लिए, वो कितने? उसमें से मुझे कितना मिला होगा? मैंने कितना अदर इनकम में डाला होगा? तो 10 को अदर इनकम में से माइनस करेंगे। अगर किसका सवाल होता, फिलहाल सवाल ने पूछा हुआ है लिस्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन डेट हैव नो इफेक्ट, तो आप कहेंगे दिस इंफॉर्मेशन हैज नो इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। सवाल ने मांगा है ना वो चीजें बताएं जिनका कोई इफेक्ट नहीं है, तो बैलेंस शीट के एतबार से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सिंपल लिख के आएंगे जेएल डिविडेंड्स विल बी इग्नोर्ड या विल हैव नो इफेक्ट। During the year, PL made sales of 72 to JL at 20% above cost. 60% of these goods were still sold by now. समझ आ गई? अच्छा किसी एक दो से ये भी नहीं होनी अभी, चुप कर जाएं। एज एट 31 दिसंबर 19 पेरेंट के डेटर में 8 मिलियन पड़े हैं फ्रॉम
कितने पड़े हैं किससे? तो इसकी लाइबिलिटीज में भी कितने पड़े हैं, नोट करें। इसके रिसीवेबल में 8 पड़े हैं, इसके लाइबिलिटीज में 8 पड़े हैं। कोई भी माई का लाल ले आए वो काट नहीं सकता, इनको कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एसोसिएट्स के आपस के लोन रिसीवेबल पेएबल भी कैंसिल नहीं होते, आपस के डेटर क्रेडिटर भी कैंसिल नहीं होते, क्योंकि उसको लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करते, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते। करने की कोशिश ना कीजिएगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाना है कॉलेज में। अच्छा समझ आ गई बात? तो इसको क्या करना है, इग्नोर। तो किसके रिसीवेबल पेएबल कैंसिल होंगे? अच्छा यार, वैसे इतनी सी लाइन पेपर में लिखी होगी तो इससे आप एज्यूम कर लिया करेंगे कि दूसरे की नजर में पेएबल है। हाँ हाँ, इतनी सी लाइन का दूसरा मतलब ही सोचा करेंगे। एक कह रहा है रिसीव, कॉलेज कह रहा है फीस रिसीवेबल है, तो जाहिर बात है आप सोच रहे होंगे पेएबल, तो ये भी पेएबल। ओ यार खुदा के लिए तूने नंबर इधर रखे होते हैं, वो और बात है, हमारी गुडविल निकली नहीं अभी। अच्छा तो गुडविल पे जो भी निकलेगी कितने % लगा देना है? ELs NCI एट फेयर वैल्यू। डिस्काउंट रेट इज, अच्छा ये डिस्काउंट रेट के ऊपर मैं बात करता हूं। एक एडजस्टमेंट हमारी रहेगी, आपको पता है ये वो होती है जो आई के पैसे पंगे देने के लिए टेस्ट करता है। आसान सी एडजस्टमेंट है, जरा आप इस एडजस्टमेंट को पढ़ लें और एक मैं सफा खोल के देता हूं तो ढूंढें उसमें से ये कौन सी वाली है। कराई भी है ये, यार यहां से मिला के पढ़ें। फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू बाइंग ऑफ एस आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। एस को खरीदा है अभी तक, ये चीजें नहीं रिकॉर्ड हुई। सब चलें भाई, इसकी एंट्री करें, ढूंढ लें। सिनेरियो 5 है, 6 है, 7 है, 6 है। ट्राई करें इसकी एंट्री करने की। क्या जो, अच्छा यार अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट कंसिडरेशन में फर्क आज बता दूं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट कंसिडरेशन में, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों का कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं। इस तरह है कि जॉन को कंपेयर कर रहे हो मोहसिन से, कोई कंपैरिजन ही नहीं, मोहसिन का लेवल है एक, तो इसलिए कोई कंपैरिजन की तुक ही नहीं कि फुटबॉल के प्लेयर को आप कंपेयर कर रहे हो क्रिकेट के प्लेयर से, यार बड़े अच्छे छक्के मारते हैं, यार ये बड़े अच्छे गोल करते हैं पेड़। तो ये दोनों ना जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ये टॉपिक ही अलग है। ये टॉपिक क्या है कि हमने सब्सिडरी खरीदी है, तो हमने सऊदी किंग को कहा है कि सऊदी किंग तू जा रहा है, अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद मैं तुझे कुछ पैसे दे दूं। इट इज कॉन्टिंजेंट प्राइस पेएबल, कॉन्टिंजेंट प्राइस। और वो जो IAS 37 आप पढ़े हैं ना, वो तो आपको पता है कुछ और है। वो ये है कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस हो गया और आपका लॉयर कह रहा है पैसे देने का चांस अभी कम है, वो तो और बात है। वो तो इन दोनों को कंपेयर ना करें, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट कंसिडरेशन। तो इसलिए कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज पेएबल टू whom? Saudi king, and it will be confirmed by court or it will be confirmed by performance of subsidiary. That's why it is called as contingent, because it is dependent on performance of subsidiary. तो ये एंट्री का जो पोर्शन हुआ करेगा ना, ये सबसे मार्क्स गिविंग हुआ करेगा। अगर 1 2 3 4 आई के हमने 4 नंबर रखे हैं इसके, या आधा 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 नंबर रखा है, तो ये वाला 1 नंबर हर बंदा गेन कर लेगा, क्योंकि ये आसान सी एडजस्टमेंट हुआ करेगी। ये हुआ करेगी जिस दिन आपने रिकॉर्ड करनी है कंटिंजेंट लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। ये कंटिंजेंट है लेकिन स्टिल इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये IAS 37 वाली कंटिंजेंट नहीं है। ये कौन सी वाली कंटिंजेंट है कि सऊदी किंग को मैंने पैसे देने हैं अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया। आप जरा पढ़ें, ये मैंने क्वेश्चन 19 आपको कराया था, लेकिन अब मैं खोल के दिखा नहीं रहा आपको, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने घर, आपने घर बीच में,
कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड इन फरवरी 2020, अगला साल। अगले साल कितना कैश देना है? 115 मिलियन। किसको देना है? लिखें, वुड बी पेड टू सऊदी किंग, वुड बी पेड। ये जी अच्छा ये बताएं, कंसिडरेशन के पैसे देने किसको हैं सब्सिडरी के खरीदने के? सऊदी किंग को ही देने ना। तो कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड टू सऊदी किंग इफ वाली चीज ना इसको कॉन्टिंजेंट बना देती है। अगर ऐसा हुआ, इफ सब्सिडरीज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 19 वुड इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू, इस 20% को पेपर में कुछ नहीं करना, ये एक परफॉर्मेंस टारगेट है। इस तरह की कोई और बात भी कर सकता है। पेपर में आपके आए कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड इफ नो एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर। कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड इफ वी आर एबल टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट कोटा फ्रॉम गवर्नमेंट। कंडीशन मत लगानी है ना, कोई भी कंडीशन लगा दें। सऊदी किंग को जाते हुए कहा यार तू देखें बड़ी जबरदस्त चीज मुझे देके जा रहा है, अगर इसने प्रॉफिट अच्छे दे दिए ना, मुझे पिछले साल प्रॉफिट थे 10 करोड़, अगर इस साल 12 करोड़ दे दिए ना, ऐसे ही बनेगा ना 20%, 10 12 हाँ 12 करोड़, अगर इस साल 12 करोड़ तक प्रॉफिट आ गए ना, तो तेरी तरफ देखी सऊदी किंग, मैं कैसे सऊदी अरब में धड़ाधड़ पैसे भेजूंगा। कितने पैसे भेजूंगा अगले साल? 115। यार इसकी अगर फेयर वैल्यू खुद दे देना तो फिर पीवी नहीं निकालनी। याद आ रही है ये बात कही थी? इसकी अगर फेयर वैल्यू खुद दे दे तो पीवी, असूली तौर पे तो ये पैसे 1 साल 2 महीने बाद देने हैं, असूली तौर पे तो ये पैसे 1 साल 2 महीने बाद देने हैं। 1 साल 2 महीने भी नहीं मेरे ख्याल से, ये कोई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने 10 11 तकरीबन 11 महीने बाद ये पैसे देने हैं। असूली तौर पे इसकी शायद मैंने पीवी निकालनी होती, लेकिन पीवी मुझे निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी अगर इसकी फेयर वैल्यू दे दे। फेयर वैल्यू ऑफ दिस लायबिलिटी वाज एस्टिमेटेड एट, ये वाले इजी मार्क्स पहले गेन करें, आगे मत पढ़ें। एंट्री बताएं जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, कॉन्टिंजेंट का लफ्ज छोड़ें। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल टू सऊदी किंग क्रेडिट, ये एंट्री किस दिन होगी? यकम अप्रैल, नहीं यकम अप्रैल एक्विजिशन डेट पे होगी, एक्विजिशन डेट पे होगी। ठीक है जी। इस दिन मैं क्या सोच रहा हूं, सऊदी किंग को कितने देने हैं? 70। नोट कर लें, यकम अप्रैल 19 की डेट डाल के। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट। ईयर एंड पे आपने इसको रीअसेस किया करना है, और रीअसेस करके अगर लायबिलिटी कम करनी हुई तो खुश हो जाइएगा, अगर लायबिलिटी बढ़ानी हुई तो गम रिकॉर्ड कर लीजिएगा। डन। ईयर एंड पे अगर लायबिलिटी बढ़ानी हुई तो गम रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लायबिलिटी कम हो गई तो ऐसे ही होता है ना, बोझ कम हो जाए तो खुश होते हैं हम, और बोझ बढ़ जाए तो गमगीन होते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन वाज 80 एट ईयर एंड, द सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। सेट टारगेट अचीव हो गया। आप बताएं मैं किस दिन खड़ा हूं? 31 दिसंबर 2000। भाईजान टारगेट अब मीट हो गया है। अब मुझे बता दें, ये 70 तो कोई पीवी टाइप चीज थी, उसकी पीवी मैंने डिस्काउंट रेट लेके क्यों नहीं निकाली? क्यों 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 क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन थी। अब आप मुझे बता दें, मैं कोई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करूं या डिस्काउंट से मैं खेलना ही नहीं चाह रहा? वो सवाल वाला मुझे खिलवा नहीं रहा। क्यों नहीं खिलवा रहा? या तो मुझे कहता कि 70 नहीं देता और कहता पीवीज निकालो, वो तो मैं पीवीज निकालता इसकी, अभी तो मैं पीवीज निकाली नहीं, तो पीवी से खेलने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे बता दें फरवरी में कितने पैसे मैंने देने हैं? 115। क्या ये कंफर्म हो गया मैंने 115 देने हैं? 70 पे लायबिलिटी क्यों बुक की थी? ऑब्वियसली साल का गैप था ना, कोई 10-11 महीने का गैप था, इसलिए 70 पे लायबिलिटी बुक कर ली थी। अब मुझे बता दें 70 पे लायबिलिटी बुक की हुई है, पे करने के टाइम पे मैंने कितनी पे करनी है? अब ये ना कहिएगा 1 महीना इसको डिस्काउंट कर दें, इमटेरियल चीज होती है, महीने 1.5-2 को डिस्काउंट ना किया करें, छोड़े पड़े कि 1 महीने पर डिस्काउंट कर दें, यानी महीने बाद 115 देना है तो चलो 31 दिसंबर को कितना देना होगा, इन चक्रों में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। असल में डिस्काउंट उन फिगर्स को किया जाता है जिनमें कम से कम कुछ साल का गैप हो, तो इसलिए ऐसे डिस्काउंट करने की इसको जरूरत नहीं है। तो बता दें जी अब कितने पे लायबिलिटी बुक करें? जल्दी जल्दी 115 पर ले जाएं तो कितने से बढ़ाएं? ऊपर वाली एंट्री नीचे वाली एंट्री? 45 और 40
अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो CRE, और अगर P&L का सवाल है तो एडमिन एक्सपेंसेस में डेबिट कर देंगे। हाँ जी, करंट लाइबिलिटीज में डालेंगे ये, बिल्कुल करंट लाइबिलिटी में 70 जमा 45, नॉन करंट में ना डालो ना, फरवरी आ रहा है, फरवरी में पे कर देना। भाई वो सफ़े बांटो। ये कम अप्रैल को जी 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 करेंगे, हम खुद करेंगे भाईजान। ये दोनों एंट्रीज हो चुकी हैं या होनी है? सारी अनरिकॉर्डेड। अच्छा यार, ये सारी तो डिस्कशन तब है जब अभी हमने सवाल किए हैं, लेकिन अभी आपने अगस्त में भी टाइम लगाना है, सितंबर में एक दिन पेपर से पहले भी देख के जाना है, तो ये सवाल हो जाया करेगा कुछ 70% पेपर में। बोलें P2S S2P मशीन की एक तो एडजस्टमेंट आ जाइए, एक दो इंपेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट आ जाती है, एक तो कोई गुडविल का उसके आ जाता है, दूसरा कोई प्री वाली रिटेन अर्निंग निकालने की आपको आदत हो गई है। ये जो सऊदी किंग को पेमेंट्स हैं, इसमें शायद ट्रांजैक्शन का कोई दूसरा एंगल आता है ना, उसमें हम परेशान हो जाते हैं। पहला पोर्शन 70 रुपए या इस किस्म की वो भी ठीक कर लेते हैं, तो इसलिए देयर इज नो नीड टू गेट वरीड। ये ना वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 1 का सवाल है, ये जो आपको बांटा है, पास पेपर का क्वेश्चन 14, पेज नंबर। अगर किसी के पास वॉल्यूम 1 है तो ज़रा पेज नंबर बता दें, क्योंकि मैंने वहाँ से नहीं खोला हुआ इसको। अच्छा, खामोश, कुछ भी नहीं है सवाल में। Zoc Incorporation is a multinational company. As a part of its vision to expand its business in South Asia, it purchased majority shares in a local company. Majority shares. तो Zoc हो गया पेरेंट और मोमिन क्या हो गई? सब्सिडरी। भाई मार्कर, Zoc हो गया पेरेंट और ये हो गई सब्सिडरी। डेट ऑफ एक्विजिशन बता दें जी, जनवरी 1। सब्सिडरी के कितने शेयर खरीदे हैं? ये किसका शेयर कैपिटल है? ना ना ना, इसको, ये बात आपने सही किया है, इसको ₹500 मिलियन कर लें, आखिर से 6 सिफर उड़ा दें। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, इसका मतलब है 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और सवाल बेजान सा है, जरा डिफरेंट तरीके का, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। अच्छा, परचेज प्राइस, असल में ना ये सऊदी किंग को दिए हैं आपने पैसे। परचेज प्राइस किसको पे की होगी जरा बताएं? परचेज प्राइस शेयर्स की किसको पे की होगी? सऊदी किंग को। तो सऊदी किंग को जो पेमेंट है वो मुझे बता दें, 50 मिलियन शेयर खरीदे हैं या 50 मिलियन उसके टोटल शेयर हैं? उन 50 का कितना खरीदा है? 50 का 90, 45 मिलियन शेयर्स मैंने खरीदे हैं 30 रुपए के एतबार से। 1350। ये एडजस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1350। डन। प्राइस पेड, परचेज प्राइस पेड ऑब्वियसली टू सऊदी किंग पर शेयर। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड एज पर 2006 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 31/12/6 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना? सही है, शुक्र है। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर देन इंटेंजिबल ऑफ मोमिन लिमिटेड। वर्किंग 1, डेट ऑफ एक्विजिशन यकम जनवरी, शेयर कैपिटल आपको याद है सब्सिडरी की बैलेंस शीट से पूरा शेयर कैपिटल उठाते हैं,
बाद में इधर एनसीए को उसका हिस्सा दे देते हैं। सऊदी किंग को कितने पैसे दिए? 1350। सबर में नोट करने का टाइम कर देता हूं। इन दोनों में से कौन सी उठा लूं यार? नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड एज एट 31/12/6 ही होगा ना, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड फेयर वैल्यू उठाऊं या ये फिर क्या होगी? नहीं, इनका डिफरेंस नहीं, ये बुक वैल्यू होगी फिर नेट एसेट्स की, और ये क्या होगी? फेयर वैल्यू। मैंने आपको कहा था शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को अगर जमा कर दें इससे कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, लेकिन अगर इसमें सरप्लस भी डाल दें तो इसे क्या कहते हैं? अगर कभी पेपर में फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे दे तो मुझे पता है दोनों का डिफरेंस सरप्लस होगा, लेकिन सवाल ने कोई ऐसा डेटा दिया नहीं कि मुझे सरप्लस निकालने की ज़रूरत पड़े, और ना सवाल ने ये बताया है कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस किस वजह से है। ये कोई और बात है। ये कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स में इंटेंजिबल शामिल ही नहीं है, तो ये तो फेयर वैल्यू में थोड़ा मसला है, वो मैं बाद में सेट कर लूँगा। लेकिन जो फेयर वैल्यू मुझे गिवन है इस वक्त, उसमें और बुक वैल्यू में डिफरेंस की वजह शायद कोई बिल्डिंग हो जो रीवैल्यू हुई हो, शायद कोई लैंड हुई जो रीवैल्यू हुई हो, शायद कोई और चीज़ हो जो रीवैल्यू हुई हो। मुझे रिक्वायरमेंट में सिर्फ उसने ब्रांड का टी काउंट मांगा हुआ है और गुडविल का टी काउंट मांगा हुआ है, बस। तो इसलिए बाकी डेटा वो मुझे दे नहीं रहा। चाहिए था कि इन दोनों में मुझे बताता कि रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका है, लेकिन शायद सवाल वाले ने ये मुझे बताना पसंद नहीं किया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका है। खैर है, नहीं बताएगा कोई मसला नहीं। 1100 को ले लें फिर। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 1100। रिटेन अर्निंग सवाल में गिवन नहीं है, इसलिए शेयर कैपिटल का चार्ट डालना है, कुछ भी नहीं करना। काश रिटेन अर्निंग गिवन होती तो नेट एसेट्स की बजाय में शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग जमा करके खुद ही निकाल लेता नेट एसेट्स, लेकिन नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। या तो पेपर में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज दे देगा या शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस दे देगा। मोमिन लिमिटेड हैज एन एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम बदर। वो जो ब्रांड इंटेंजिबल्स के अलावा वाले एसेट्स है ना, तो इंटेंजिबल्स अब कौन से हैं? ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट अ फर्म ऑफ स्पेशलिस्ट हैव वैल्यूड द ब्रांड नेम एट 100 मिलियन। ये लाइन पढ़ के बताएं ब्रांड की बीवी क्या है? मोमिन हैज अ ब्रांड। हैज अ ब्रांड का क्या मतलब है? परचेज होगा या खुद बनाया होगा? हैज अ ब्रांड। हैज अ ब्रांड से तो जाहिर खुद लग रहा है खुद ही बनाया होगा, तो हैज अ ब्रांड से मुराद बीवी कितनी आ गई? ऑन द बिहाफ ऑफ जोक अ फर्म ऑफ स्पेशलिस्ट इज वैल्यूड द ब्रांड एट 100 मिलियन। फेयर वैल्यू, रुक जाएं, बीवी, फेयर वैल्यू, एंट्री। फेयर वैल्यू को सेट कर लूं? फेयर वैल्यू में इंटेंजिबल्स नहीं ना डाले हुए, उसने डालने चाहिए थे। फेयर वैल्यू को सेट कर लूं, एंट्री बताएं, ब्रांड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ये मेरे क्या आ गया? ब्रांड का। अब मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है मेरे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बड़ी जबरदस्त हो गई है। कितनी हो गई है? 1200। डबल एंट्री पूरी करा दें। टी काउंट बना दूं या बैलेंस शीट के मुंह पे ब्रांड लिख के ऐड कर दूं? सवाल ने मांगा क्या? टी काउंट वर्किंग 1 से कितना? 100। बीवी 0, फेयर वैल्यू 100, दोनों का डिफरेंस जबरदस्त है यार। ये तो सवाल मुक गया। इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। अगली एंट्री बता दें, रफ वर्किंग में बता दें अगली एंट्री। एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। ये तो एसआरई में जानी है एंट्री या वर्किंग 1 में? लेकिन ब्रांड अकाउंट में तो जाएगी ना। अमोर्टाइजेशन 10। अच्छा, मुझे लग रहा है ये आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मुंह बना रहे हैं। पता नहीं आपको क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मुंह बना रहे हैं। 100 माइनस 10
लेकिन किस फॉर्म में, टी काउंट फॉर्म में या प्लस माइनस में? हम तो ऐसे करने की आदत है हमें, लेकिन ऐसे कर रहे हैं हम क्योंकि सवाल में लेजर अकाउंट मांगा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बेनिफिट्स विल स्प्रेड इक्वली। ठीक है जी, खत्म हो गया यार सवाल। इसने एन इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर विच इंडिकेटेड एन इम्पेयरमेंट ऑफ 50 इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अल्लाह का शुक्र है हमारा ब्रांड इम्पेयर नहीं हुआ। अब मुझे बता दें कि गुडविल मैंने निकालनी है, वो निकालूंगा तो इम्पेयर करूंगा ना। ना 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 माय डियर, आगे ना पढ़ो, सवाल वाले ने पंगा डाला है, अगले साल का डेटा दे दिया है, अगले साल का डेटा दे दिया, आगे ना पढ़ो। पहले 31, 12, 17 मुझे कर लेने दो जी। 1200 का, अच्छा ये हो जाना था सवाल पेपर में आपसे, हो जाना था 1200 का, और ये वर्किंग 4 में चला जाएगा। चलें जी, गुडविल जी 30। कौन सा अकाउंट, लेजर अकाउंट खोल लें गुडविल का भी? पॉजिटिव आ रही है 270। चलें जी, एडजस्टमेंट अकाउंट से कितनी आ गई? 270। अब बता दें जी, पहले साल मेरा ब्रांड इंपेयर नहीं हुआ, लेकिन पहले साल मेरी गुडविल इंपेयर कितनी? 50। कैरी डाउन, कैरी डाउन 90 जी, 90 बिल्कुल, 90 कहते हैं उसके अंग्रेज। इंपेयरमेंट टेस्ट कैरिड ऑन 31/12/8। 31/12/8 पे इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करूं या पहले डेप्रिशिएट कर लूं? अमोर्टाइज कर लें, पहले अमोर्टाइज कर लें, अमोर्टाइज कर लें, अमोर्टाइज बीडी अमोर्टाइज करें, स्ट्रेट लाइन मेथड 10। Impairment test carried out on 31/12/18 indicated a decrease in 13.5 in the carrying value of impairment loss दी है या recoverable amount दी है? impairment loss दी है, impairment loss दी है कितना? impairment अगले साल की है ना ये, इसका ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन 220, उसका कैरी डाउन 66.5। हो जाना था ये सवाल में से पेपर में, आधा आधा हो जाना था, आधा 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 भी नहीं होना था बबलू तेरे से। 16 आ जाने थे, 16 मार्क्स तो गलत है, पता नहीं किस जमाने का ये सवाल है। अब इस तरह के सवाल तो पूरा कंसोलिडेशन का आता है 16 नंबर का, पता नहीं कहते हैं पहले सी आसान। अच्छा नहीं, पहले सी आसान नहीं था, पहले पता ही नहीं होता था आना क्या पेपर में। अब तो बैलेंस शीटें बनी होती हैं, वहां से फिगरें उठानी होती हैं, डालनी होती हैं। पहले तो पता नहीं इस तरह के सवाल आए होते थे, कभी इस तरह का, अगली दफा कोई दूसरे कुछ इस तरह। नहीं पहले सी आसान नहीं होता था, अब पहले हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। चलिए आपका एक इम्तिहान है आज, यारा इधर ला, इधर ला, ये इधर। कंपनी लॉ पढ़ा हुआ? चलें आज कंपनी लॉ की कुछ चीजें पूछने लगा, वो रिकॉर्डिंग ऑन रखी, कंपनी लॉ की कुछ चीजें पूछने लगा हूं। कंपनी पब्लिक होती है, पब्लिक होती है, पब्लिक इसमें लिस्टेड भी होती हैं,
अनलिस्टेड भी होती हैं। ना ना ना, इधर देखें, किताबें बंद नहीं करनी। लिस्टेड भी होती हैं और कंपनी प्राइवेट भी होती हैं, और कंपनी फॉरेन कंपनी भी होती हैं, और कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। अच्छा, एमसीक्यू का एक सवाल आता है। हमने सुना यह है कि जब बंदा इबादत कर करके थक जाए तो 2-4-6 मिनट और ज़रा नफल पढ़ ले तो सवाब ज़्यादा मिलता है। बहरहाल वो बात तो अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर मैं टेम्परामेंट आज टेस्ट करूँ लोड डाल के, तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, फाइनल अकाउंट में देना है भाईजान। अगस्त में दे दूं या अभी दे दूं? अभी दे दें। ये पता है बात, ये बात पता है? अच्छा, ये बात आपको पता है? वो इधर सवाल की तस्वीर आप खींच लीजिएगा, कोई मसला नहीं। इधर आके सवाल की तस्वीर खींच लीजिएगा, इधर अपने दोस्तों के साथ आ जाइएगा, बैठे रहिएगा असर तक। अच्छा यार, कितने अच्छे बच्चे हैं आप, अल्लाह आपका भला करे। ईद की 5 छुट्टियां ना आनी होती ना तो मैं आपको सिर्फ सैटरडे को बुलाया करता। अच्छा, तो ये मेरे सोने का टाइम होता है। देखें, आपके लिए मैंने आपके लिए नींद कुर्बान किया जब नहीं, आपका फ्यूचर बन जाए, आपका फ्यूचर बन जाए। अच्छा, बन जाएगा इंशाल्लाह, बन जाएगा। अच्छा जी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई लार्ज कंपनी नहीं होती। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई लार्ज कंपनी नहीं होती। इसमें लार्ज साइज भी होती हैं और मीडियम साइज भी होती है। ठीक है, ये मजा आता है ऐसी बातें करने का जब बंदा रनिंग में आया हो सुबह से। प्राइवेट कंपनी में नहीं, जो मैं बताऊंगा, लार्ज साइज कंपनी भी होती है, मीडियम साइज कंपनी भी होती है और स्मॉल साइज कंपनी भी होती है। फॉरेन कंपनी में चपेट मारूंगा तुझे, इधर देख। फॉरेन कंपनी में बोले लार्ज साइज कंपनी भी होती है और मीडियम साइज कंपनी भी होती है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज साइज कंपनी भी होती है और मीडियम साइज कंपनी भी होती है। क्लियर हो गया? चलें जी, क्या लिस्टेड कंपनी में कोई कंपनीज की टाइप्स हैं? इसका लिस्टेड होना ही इसको आसमानों पे पहुंचा देता है। अनलिस्टेड में लार्ज और मीडियम, प्राइवेट में लार्ज, और बाकी सब में लार्ज मीडियम। कपड़े नहीं लेने आए दुकान पे, लार्ज दे दें, मीडियम दे दें, स्मॉल दे दें, डबल एक्स नहीं है इधर। ये डबल लिस्टेड। पेज नंबर कौन सा जिगर? 496। अच्छा, ये मैं आपको तस्वीर खींचने दूंगा, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। ये तस्वीर लेके आपने घर वालों को क्या दिखानी है, छोड़ें। 496। मुझे ये लगता है कि कल मैंने इसकी तैयारी करते हुए घर में इसको खोला था। अल्लाह आपका भला करे, अगर मैंने फाइनल अकाउंट खोला और यही सफ़ा निकल आया ना, अरे अखीर हो गई ये सफ़ा। इसका मतलब मैं घर से तैयारी करके आया हूँ, कल यही सफ़ा खुला हुआ है। ज़बरदस्त जी। ये चैप्टर नहीं है, ये एक पेज है, ये एक पूरा एहसास है। आप वेयर वर यू Why are you शर्माइंग? Why are you not बताइंग? यार खीर सारे बैठे हुए हैं, मैं इतना खुश हो रहा हूं कसम से, इतने फ्यूचर की फिक्र है। लामा इकबाल इधर होते हैं ना। पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक प्राइवेट, अभी एक नगमा बनाएंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। पब्लिक अनलिस्टेड, वो आ रहा है नहीं, तू ना बना,
पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट, फॉरेन। लार्ज सूट या मीडियम सूट, लार्ज सूट, मीडियम सूट, स्मॉल सूट, लार्ज सूट, मीडियम सूट। ओके, ये जिस कंपनी का कैपिटल, जिस कंपनी का 200 या उससे ज्यादा हो, सेल 1000 मिलियन या उससे, साथ वाले बबलू को देख लें, उससे 1 बिलियन नहीं पता क्या होता है। 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन। क्या होता है 1 बिलियन? जिसका सेल 1000 मिलियन या उससे ज्यादा, और जिसके 750 एम्प्लॉइज, वो बंदे रखे ने, तुसी जिन रखे ने 750 से, ये कंपनी क्या है? बड़ी कंपनी। ट्राई करें, बड़ी कंपनी। ओ भाईजान, तीनों में से एक चीज भी ज्यादा हो, बेशक ये वाली चीज ज्यादा हो, अगर एम्प्लॉय भी ज्यादा हो गए, कितने? 750 फुट से ज्यादा, नंबर 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 750 से ज्यादा, तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसकी सेल 200 से कम है, हाँ, जिसकी सॉरी से कैपिटल 200 से कम है, या सेल 1000 मिलियन से कम, अगर 600 एम्प्लॉयज है, हाँ, छोटी कंपनी 600 एम्प्लॉयज तो नहीं, मीडियम। तो जिसके 600 एम्प्लॉयज हैं, क्या कहने कंपनी को? आपके दोस्त ने कहा यार मेरा लेवल है, मेरी 600 एम्प्लॉयज है मेरे पास, मीडियम कंपनी। ठीक है, बिस्ती नहीं करते इस तरह, करवाते हैं बस। अच्छा, फॉरेन कंपनी, तो मजा आ रहा है, किसी का उठने को दिल नहीं चाह रहा, दिल की बात पूछें तो मेरे। अच्छा, फॉरेन कंपनी कब लार्ज बनती है? जब सेल 1000 मिलियन से, एम्प्लॉइज नहीं, आसमानों में काम करे, एम्प्लॉइज की बेस पर डिसीजन नहीं लेना, कैपिटल भी नहीं पूछना इससे, इससे सिर्फ क्या पूछनी है? सेल। इसमें क्या ज्यादा हो? लेस हो। क्या? सेल किससे? 1000 से कम हो, 1000 से कम हो, तो क्या बन जाएगी? मीडियम साइज कंपनी। ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये भी बड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने दोस्त के साथ मिलके प्राइवेट कंपनी खोली, तो 800 बकरियां ले, 800 एम्प्लॉयज को आपने नौकरी दे दी एकदम ही, 800 एम्प्लॉय, और शीद मन्ने चल आजा, ये वाला वही है। इसको लक्ष्य तो नहीं याद करेंगे, 200 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, यही वाला फिर इधर भी चल जाएगा। चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा? अच्छा, आगे चलें। मीडियम साइज्ड, ये जरा देखना है आपने, 10 से 200, और ये 10 से कम, 100 से 1000 मिलियन, 100 से कम, 250 से 750, 250 से कम। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एक चीज छोटा सा जिस पे मैंने आपको फोकस करवाना है, इन तीनों के दरमियान ना एंड है, इन तीनों के दरमियान क्या है? एंड है, और इनके दरमियान भी एंड है, और इन तीनों के दरमियान क्या है? और। इसको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं एक मिसाल देता हूं, एक कंपनी है जिसकी, एक मिनट, सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, कैपिटल 300 मिलियन, सेल 900 मिलियन, एम्प्लॉइज 500। कैपिटल 300, सेल 900, एम्प्लॉइज
500। और का मतलब क्या है? तीनों में से एक भी ज्यादा हो जाए। तो बता दें इधर क्या है, 200, तो ये 300 इससे ज्यादा है। 1000 मिलियन है या 1 बिलियन है? एक ही बात है। 1000 मिलियन एक ही बात है। 1000 मिलियन या 1 बिलियन, लिख लें ब्रैकेट में, 1000 मिलियन होता है ये। 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 1000 मिलियन के। तो 1000 मिलियन, ये तो कम है भाईजान 900 और 500, तो फिर क्या करें? और लिखा हुआ है ना, तो तीनों में से एक चीज भी ज्यादा है यार, कैपिटल ही आसमानों पे पहुंचा हुआ है, तो इसको क्या बना दें फौरन? अब मैं थोड़ा सा डेटा बदलने लगा हूं। वन 90, 900 और 50। पहले जरा इधर देखें, 190 नहीं, 900 नहीं, 500, तो तीनों में से कोई एक चीज भी ज्यादा नहीं है। इधर आ जाएं, 10 से 200, तीनों का जवाब यस आना चाहिए, तीनों का जवाब यस आना चाहिए। एंड लिखा हुआ है। 100 से 1000, 250 से 750, तीनों का जवाब क्या आ गया? यस। अगर तीनों का जवाब यस आए तो क्या बन गई? मीडियम। एक मिनट, एक मिनट, अब अगली चीज मुझे बताएं। अगर एक कंपनी है, यहां पे ना, अगर एक कंपनी है वो कहती है कि मेरा कैपिटल है 3 मिलियन, मेरी सेल है, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, मेरी सेल है 150 मिलियन और मेरे एम्प्लॉयज हैं 120। 3, 150 नहीं, एक मिसाल मैंने आपको कल देनी है, 3, 90 और 120, तो क्या बन गई? स्मॉल। अब इन दोनों के दरमियान एक थिन लाइन है, उसकी मिसाल इंशाल्लाह मैं आपको कल दूंगा। खत्म करते हैं, बस करते हैं। हल्का फुल्का ये समझ आ गया वैसे? हल्का फुल्का अभी हमने ये कंप्लीट नहीं किया, ये इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट, वन बाय वन। इधर कैमरा करो, इसकी तस्वीर खींचें, करेंगे इंशाल्लाह, बात करेंगे। इधर आके भी तस्वीर खींच सकते हैं, इधर लाओ। वो किधर गई है जो मैंने बनाई थी डायग्राम? बैठो यार एक मिनट, ये तस्वीर खींचने दो इनको। चलें जी, कल स्टैंडर्ड का कौन सा पार्ट लाना है? पार्ट बी ले आइएगा।